मैं फक्र से बोल सकता हूँ कि डिक्की आने से पहले और डिक्की आने के बाद में स्थित है। 100 कस्टमर्स रहे तो आई थिंक शी कैन रन द बिजनेस प्रॉपर्ली। बीएचईएल ने 4% प्रोक्योरमेंट देने को तैयार है, लेकिन वो कंपोनेंट्स सप्लाई करने वाले दलित समाज में नहीं है। अभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत चांसेस है वुमेन करने के लिए। डिक्की पूरा देश में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स खोल रहे हैं। हमारा स्लोगन यही है, बी जॉब गिवर एंड बी टैक्स पेयर। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हमारे साथ डिक्की अर्थात दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट रवि कुमार नारा जी हैं। पद्मश्री रवि कुमार नारा जी हैं। 2014 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। सर का लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। काफ़ी गरीबी से आकर उन्होंने इस मकाम को हासिल किया है। बचपन में इनके पिताजी जो थे वो डेली वेज लेबर थे और पढ़ाई अपनी लगन, मेहनत और समर्पण से उन्होंने ये रुतबा हासिल किया है। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका जो संघर्ष था बचपन का, जैसा कि हमने सुना है आपके बारे में कि आपका लाइफ काफ़ी गरीबी में बीता है और आपने उसके बावजूद भी अच्छी पढ़ाई हासिल की और उसके बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ये कैसे संभव हो पाया? मेरा पिताजी मेस्त्री का काम करते थे, मेसन। और मेरा माँ भी उनके साथ में काम पे जाती थी, नहीं तो घरों पे काम करते थे। लेकिन उन्होंने अच्छा हमारा पढ़ाया। अच्छा। स्कूल में, अच्छी स्कूल में शेयरिंग किया है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। अच्छा। और अच्छा उनका जो सपना था कि हमारा को अच्छा देखना है, तो उसी का वजह से वो पहले से वो पहले से इंस्पिरेशन था। तो फिर आपने जर्नलिज्म भी किया था? हाँ, मैं जर्नलिज्म, मैं लॉ एलएल पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ किया हूँ मैं। हाँ। और उसके बाद में जर्नलिज्म भी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा किया हूँ। पब्लिक रिलेशंस में पीजी डिप्लोमा किया हूँ। बट उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में कैसे आए? कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले से हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे को पहले से, मेरा पिताजी जब काम कर रहे थे, हाँ, राइट। मैं उससे आपने भी देखा उनका है। वर्क प्लेस में जाते जाते थे, हाँ। तो मेरा पिताजी का कॉन्ट्रैक्टर को देखता था। और मेरे पिताजी को भी देखता था। ओके। एक्चुअल काम करने वाले क्या है कि कुछ पैसे नहीं मिल रहा है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है और दूसरों से काम करा के बहुत पैसे कमा रहा है। तो मेरा ख्याल में भी वो बोल तो इंटरनली ऐसा ओपिनियन फॉर्म हो गया कि मैं भी कि कभी ना कभी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन ऐसा लोगों को एक्सप्लॉइट करने का नहीं है। हाँ, और एक नया तरीका का कॉन्ट्रैक्टर ईमानदारी से बनना, काम करना है। वो ऐसा मेरे माइंड में वो मेरे को मालूम नहीं है, वैसा फॉर्म हो गया। डेवलप होते गए आपके हाँ, डेवलप हो माइंड में गया, वो। वो माइंड में डेवलप हो गया। हाँ। वही हिसाब से मैं ये किया हूँ। अच्छा। मैं हैदराबाद में बिल्डर रहा हूँ मैं। हाँ। और हैदराबाद बिल्डर्स एसोसिएशन को आपने मैं फॉर्म फॉर्म किया किया था, है, राइट। फाउंडर चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद बिल्डर्स फेडरेशन बोल के फॉर्म किया हूँ। और सभी तरह का के लीडरशिप में स्टूडेंट लीडर भी था मैं। अच्छा। लायंस क्लब में, जेसी इंटरनेशनल में, ओके। ऐसा पूरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो जब आपने इतना सारा सब कुछ किया उसके बाद आपको क्या लगा कि अभी सोशल जो आपका कमिटमेंट है, आपने बेहद गरीबी से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अलग अलग तरह की पढ़ाई भी की, बिल्डर्स भी रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी रहे, एसोसिएशन भी फॉर्म किया, फिर सोशल कमिटमेंट के लिए आपने डिक्की ज्वाइन किया था? या जब हम मैं एक संस्था स्टार्ट किया था, शांति चक्र इंटरनेशनल स्कूल, जिसके थ्रू मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी को स्प्रेड करने का प्रोग्राम लगाया था। तो उस सिलसिले में एक बड़ा नेटवर्क समाज में, क्योंकि मैं जैसे लायंस क्लब में, जेसीस इंटरनेशनल यस, में आपने। फिरता था, हाँ। तो वहाँ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेटवर्क फॉर्म होके एक दूसरे को बेनिफिट होता था। तो वैसा ही अपने समाज में भी एक नेटवर्क ग्रुप रहना चाहिए, ऐसा मैं सोच के वो ऑर्गेनाइजेशन चला के, तो उसके दरिया एक मैं बिजनेस मीट लगाया हूँ हैदराबाद में। ओके। तो बिजनेस मीट में कई लोग आए थे। ये कब की बात है? 2009 की बात है। ओके। तो उन्होंने बोले
कि ऐसा डिक्की संस्था बोल के है, ऐसा दिल्ली में कुछ मीटिंग हुआ, हमने पेपर में अखबार में पढ़ा बोल के एक आदमी ने मुझे बताया। ओके। फिर ये कौन है डिक्की संस्था क्या है, तो मैं इंटरनेट में मारे तो क्या डिक्की का एक वेबसाइट था, तो वेबसाइट में कांटेक्ट में मैं ऐसा लगाया मैं हैदराबाद का हूँ, अच्छा। ऐसा मैं ये बिल्डर हूँ ऐसा। तो फिर मिलिंद जी ने खुद फ़ोन करके मुझसे बात किया, 2 घंटे बात किया, एक दूसरे से अच्छा लगा है वो आइडियाज़। तो फिर मैं डिक्की में ज्वाइन हुआ हूँ। ज्वाइन होने के बाद में ये अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि अपने समाज में बहुत तरीक़ा के संस्थे हैं, बहुत तरीक़ा के लीडर्स हैं, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, लेखक है, और अच्छा और काम करने वाले बहुत सारे फील्ड्स में हैं। लेकिन ये बिजनेस फील्ड में ये एरिया को छोड़ दिए हैं। यस, बिजनेस को छोड़ दिया था। तो ये एरिया को फुलफिल करने में डिक्की का रोल बड़ा रहा था, बल्कि मैंने व्यू कर लिया हूँ। अच्छा। और मिलिंद जी का जो कमिटमेंट है, क्योंकि हमारे से पहले वो स्टार्ट किया है, सो खाली स्टार्ट नहीं किया, उसका स्प्रेड होने का प्रयास करा, तो एक बड़ा रिकग्निशन लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी एक हाथ डालेंगे हमारा तरफ से बोल के मैं उसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा हूँ। आपने हैदराबाद में एक बड़ा एक्सपो भी किया था शायद। यस यस, हाँ, वो 2015 की बात है शायद। 2015 और फरवरी। गोदरेज भी आए थे उस एक्सपो में। हाँ, फरवरी 12, 13, 14। कैसा था वो एक्सपीरियंस और किस तरह से आपने वो कंसेप्चुलाइज किया था? सी वो एक्सपो से जो परसेप्शन दलित समाज में के ऊपर था, वो परसेप्शन को थोड़ा चेंज होने का मौका मिला वो एक्सपो के बाद में। क्योंकि हमने जो दलित समाज के जो प्रोड्यूस करने वाले आइटम्स हैं, राइट, वो आइटम्स पेश किए हैं हाँ, सभी का सामने। मैन्युफैक्चरिंग भी किया है। हाँ, हमारा सीएम साहब आए थे, हाँ, केसीआर साहब, राइट। आके वो 4 घंटे स्पेंड किया है। अच्छा। हर एक स्टॉल को गया है, एक एक स्टॉल का एक एक मॉडल देख के वो बहुत ही आश्चर्य हुआ है उनको। दलित समाज में इतने बड़े एक स्किल्ड एक्सपीरियंस पीपल है, इतना इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे, तो उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस गिरा है उसके ऊपर। फिर उसके बाद में उन्हें बहुत सारे पॉलिसीज तेलंगाना में लाया, जैसे टी प्राइड, ऐसा बहुत सारे स्कीम्स उन्होंने लाया। ओके ओके ओके। तो उसका इफेक्ट ये हुआ, वो जो एक्सपो आपने किया था उसका इफेक्ट ये हुआ कि काफ़ी स्कीम्स तेलंगाना में भी आई, उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी इस तरह के उसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की इंस्पिरेशन कोशिश लेके किया। हाँ, एक मॉडल बन गया, एक मॉडल बन गया था, एक रोल मॉडल पॉलिसी बन गया पूरा देश। पूरे देश में एक पॉलिसी बनी। तो अभी सभी स्टेट्स में ऐसा ही पॉलिसी आना शुरू हो गया। ओके ओके। तो ये डिक्की का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था एक तरह से देखा जाए तो, उस वो जो एक्सपो था। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। अभी देखो, हम यही बोलते हैं, अभी 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस हो रहा है। हाँ, राइट। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर अगर कुछ बुक निकाला गया और उसमें दलित का एम्पावरमेंट का चैप्टर रहता है, हम मैं फ़क्र से बोल सकता हूँ कि उसमें डिक्की आने से पहले क्या स्थिति और डिक्की आने के बाद में स्थिति। बट अभी भी जो 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो बनी थी उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में, लेकिन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। या बिल्कुल, देखो, एक क्या है कि इनएफिशिएंसी और डिसइंटरेस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स, दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, दलित समाज में भी वो जो कैटर करने का, सप्लाई करने का यूनिट्स नहीं है। जैसे समझो अगर BHEL है, BHEL ने 4% प्रोक्योरमेंट देने को तैयार है, लेकिन वो कंपोनेंट्स सप्लाई करने वाले दलित समाज में नहीं है। अच्छा। तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है अभी हम क्या करें, डिक्की का ओर से पूरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 292 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसमें बहुत ही सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसका फाइनेंशियली साउंड अंडरटेकिंग्स एक 120 तक रहते हैं। तो 120 वो PSUs में क्या प्रोक्योरमेंट है उसको हम लिस्ट बनाए। ओके। लिस्ट बना के तो पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का जो नया लोग आ रहे हैं उनको हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि देखो भाई, ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आप लगाओ, आपको अश्योर्ड बिजनेस मिलेगा। राइट, एश्योर्ड बिजनेस मिलेगा। तो लोग ऐसा अभी प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम प्रयास करते 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 1% तक पहुंचे अभी। अच्छा, राइट। 3% बाकी है और 3% बाकी है।
तो गवर्नमेंट और परसेंटेज इंक्रीज करने को भी तैयार है, लेकिन जब ये 4 भी फिलअप नहीं हो रहा है हाँ। और दूसरा परसेंटेज पूछ के कोई ये नहीं है, तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि 4% इसको फुलफिल करने का। और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी थोड़े अच्छे लोग हैं, थोड़े ये हमारा ये फिट नहीं होता, वी कांट डिवाइड द प्रोडक्ट्स, 4% एक से 96 दूसरे से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ Issues भी आते हैं। इश्यूज भी आते हैं। तो फॉर एवरी लेवल वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व द इश्यू। यस, एज ऑफ नाउ आप एक इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए। आपने अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से आगे लाया है, वो भी बिजनेस में आगे आते हैं अच्छे से। तो आप अभी किस लेवल पे आपका बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और किस लेवल पे उसका चल रहा है अभी, और कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं? मेरा बिजनेस में अभी अराउंड 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते अच्छा, हैं। 2000 एम्प्लॉयज़। किस तरह का बिजनेस है ये? मेरा प्राइमरी बिजनेस तो कंस्ट्रक्शन है, हाँ। फिर दूसरी लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, और तीसरी एक मेरा बेटा ने एक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग का यूनिट लगाया है। राइट। वो बहुत बड़ा यूनिट है, 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट का, और बहुत नया टेक्नोलॉजी है, RAS टेक्नोलॉजी बोल के। और मेरा मिसेस ने फार्म ब्लिस बोल के एक सुपरमार्केट चेन, ओके। ऑनलाइन सुपरमार्केट एंड सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करी है। तो ये पूरा मिलके 5 कंपनी है मेरे। अच्छा, तो आप 2000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप जॉब ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि एक साथ 2000 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और एक अच्छा बिजनेस भी डेवलप होता है, और नेशनल जो हमारा GDP होता है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान डिक्की के माध्यम से आज होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कि अभी डिक्की, आप अभी नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं डिक्की के, तो आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि किस तरह से आप चाहेंगे कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है, उसमें अधिक से अधिक जो हमारे युवा है वो बिजनेस में आए, और किस तरह से आप उनको प्रमोट करेंगे? एक ज़माना था जॉब्स रहते थे, सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं रहते, या नॉट फाउंड सुटेबल। बिकॉज जब इंडिपेंडेंस आया है जॉब क्रिएशन बहुत हुआ है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट्स में, और बैंक्स में, रेलवेज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ऐसा बहुत सारे जॉब क्रिएशन हुआ है। राइट। मगर एट दैट टाइम क्वालिफाइड पीपल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज से नहीं रहते थे, लेकिन आज सिचुएशन बदल गया है। SC ST पॉपुलेशन में इतना एजुकेशन बढ़ गया कि हर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, IITs, IIMs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एनी फील्ड सब में अच्छा बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग बाहर आ रहे हैं। राइट। तो अभी ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल गए, गवर्नमेंट पूरा आउटसोर्सिंग रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में एज ए कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग सोचना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक ही रास्ता है राइट। अभी ये जीवन आगे बढ़ाने का। और नौजवान जो बच्चे हैं बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड है, और हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, राइट। उतना बड़ा टैलेंटेड है। क्योंकि रिसेंटली 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के बर्थडे का दिन फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ईयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो आइल बोल के एक प्रोग्राम लगा शुरू कर, अम्बेडकर एंटरप्रेन्योरशिप यंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ओके। लीडरशिप प्रोग्राम। तो उसमें लोग समझे एप्लीकेशंस नहीं आते, लेकिन 1160 न्यू इनोवेशन आइडियाज आया है। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो गवर्नमेंट परेशान हो गया, अरे इतने लोग, वो भी इनोवेशन में, दलित समाज से, और हर एक का क्वालिफिकेशन क्या है, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, IIM, IIT, NIT, ऐसा लोगों से। तो गवर्नमेंट का एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये समाज का अभी एस्पिरेशंस पुराना नहीं है। तो पुराना क्या सोचते थे, ये लोगों को 1-2 दर्जी का सिंक मशीन दे दो, नहीं तो ये किराना शॉप दे दो, नहीं तो एक चप्पल का दुकान दे दो, तो वही बड़ा एम्पावरमेंट सोचते थे लोग। लेकिन आज के तारीख में ये लोगों को अभी ये इसका से ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसीलिए ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी
अभी जो हमारे संपर्क में रहते हुए स्टैंड अप इंडिया बोल के एक बड़ा प्रोग्राम, जिसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए लोन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी मिल सकते हैं, एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल SC/ST हब, वो बड़ा इनोवेटिव प्रोग्राम है। वो डिक्की का ब्रेन चाइल्ड है। राइट। क्योंकि जैसे अमेरिका में जो सप्लायर डाइवर्सिटी, अफर्मेटिव एक्शन सप्लायर डाइवर्सिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी तरह ये SC/ST हब रहना चाहिए। हमने प्रपोज किया है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया को थोड़ा सिमिलैरिटीज है। वहाँ भी इंडिपेंडेंस है, यस। यहाँ भी इंडिपेंडेंस है, डेमोक्रेसी वहाँ भी है। वहाँ ब्लैक्स का कलर डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ। यहाँ दलित का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इज सेम। वहाँ भी बैकवर्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल साउंड नहीं है लोग। तो वो लोग का जीवन में थोड़ा बदलाव आया है ये प्रोग्राम्स लेने से। तो यहाँ भी हम वही प्रोग्राम्स लाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ये काफ़ी इनोवेटिव वेज है। इसके माध्यम से डिक्की जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, विशेषतः दलित समाज के जो बच्चे हैं, उनको युवा हैं, उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक जो है काफ़ी प्रयास भी हुए डिक्की के माध्यम से, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स बने भी हैं, और काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी डिक्की के कारण चेंज हुई है। और अभी जो डिक्की के नेशनल प्रेसिडेंट है रवि नारा सर, इनके माध्यम से भी काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की पॉलिसीज़ अभी गवर्नमेंट में है, जिस तरह से मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसको आप कैसे कैश करेंगे? वही है, देखो अभी प्राइवेटाइजेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज CI, आप उसमें मेंबर भी हैं, और फिक्की, असोचोम, ये ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो कंपनियां हैं, वो कंपनी में हम दलित एंटरप्रेन्योर्स को सप्लायर का जैसा मौका देने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। ओके। तो अफर्मेटिव एक्शन बोल के एक प्रोग्राम तो लिए है, लेकिन उसमें क्या है, सभी लोग आगे नहीं आ रहे। लेकिन जैसे टाटा जैसा कंपनी है, सो वो लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। थोड़ा गोदरेज लोग भी ऐसा पॉजिटिव है। तो हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे इंडियन इंडस्ट्री में, क्योंकि वो भी ये सोशल कॉन्शियस रहना चाहिए, सोशली, क्योंकि अमेरिका में भी वही हुआ है। तो अमेरिका में जो जितने भी वाइट लोगों का फैक्ट्रियां हैं, उसमें सप्लायर डाइवर्सिटी थ्रू ब्लैक्स से वो खरीदे, राइट। जो भी सब प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जैसे टाटा में, टाटा मोटर्स में 132 प्रोडक्ट्स बाहर से प्रोक्यूर करते हैं वो लोग, लाइट रहने दो, प्लास्टिक का मैट रहने दो, ऐसा चीज़। तो उसमें क्या करते हैं, दलित समाज से ये मटेरियल लेने का वो शुरू किया है। वैसा 120 लोगों को टाटा मोटर्स में मौका मिला है। अच्छा। पुणे में। तो वैसा ही बहुत सारे टाटा एस्टेब्लिशमेंट्स में, टाटा केमिकल्स हो और टाटा स्टील, ऐसा बहुत सारे टाटा के अभी तक 420 करोड़ का बिजनेस दिए है वो लोग। तो वैसा अगर हर एक कंपनी वो हिसाब से सोचना शुरू करे और देना शुरू करे, तो डेफिनेटली ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का जीवन में बदलाव आ सकता है, वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। राइट। तो हमारा स्लोगन यही है, बी जॉब गिवर एंड बी टैक्स पेयर। यस, बी जॉब गिवर एंड बी टैक्स पेयर, ये बहुत ही उम्दा स्लोगन है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाले हमारे युवा हैं, उन्होंने इस स्लोगन को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं अंतिम टिप्पणी सर से लेना चाहूँगा कि जो युवा है, जो आज बिजनेस में आना चाहते हैं, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें कैसा आप मोटिवेट करना चाहेंगे? देखो, एक इंडिया में एक ज़माना पूरा लाइसेंस राज चलता था। हाँ। बट 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया है, ये लाइसेंस राज चले गया है। मार्केट ओपन है। और जो पहले डिस्क्रिमिनेशन रहते थे, उसका भी किसी का आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो एक ज़माने में काम वाले को नीच देखते थे, लेकिन अभी काम वाले को भगवान देखना शुरू हो गया है। उनका सैलरी भी बढ़ गया है। इससे पहले खाली काम करके
खाना दिए तो बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाते होता थे। था। अभी क्योंकि सिचुएशन बदल वक्त रहा है, बदल रहा है, तो situation ये बदल रही है। बदलते हुए सिचुएशन में अपने को भी एंटर होके बिजनेस मॉडल्स को समझ के अगर बिजनेस लाइन पे आए ना, स्काई इज द लिमिट है यार, डिक्की क्या गाइडेंस करेंगी, स्काई इज द लिमिट? डिक्की हमने पूरा देश में हर एक स्टेट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स खोल रहे हैं। ऑलरेडी 4-5 जगह खुल गया है, सभी जगह भाई नेक्स्ट ईयर हर एक स्टेट कैपिटल में हम खोल रहे हैं। ग्रेट, हाँ। तो जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, राइट फ्रॉम आइडिया से लेकर रीपेमेंट ऑफ लोन तक उनको गाइडेंस हमने हर एक स्टेज में करने का ये किया है। दूसरी बात, अभी हमारा रीच 428 डिस्ट्रिक्ट्स तक है। 428 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा कन्वीनर्स काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स। तो पूरे देश में 760 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, 764 कुछ डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो 300 तो गैप है उसको भी हम फिलअप करना चाह रहे हैं ये 1 ईयर में, सो दैट द एंटायर इंडिया में सो डिक्की के हर एक जिला में डिक्की कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। और आगे आगे दिनों में जो अर्बन सेंटर्स रहते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी हमने नागपुर में विदर्भा में चैप्टर हमारा चल रहा है, सो सांगली में भी चल रहा है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है। ऐसा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो भी है, अहमदाबाद में, आई मीन औरंगाबाद में है, सो डिफरेंट है। तो एक ही स्टेट में 5 चैप्टर्स हमारा खुला है। तो अभी दूसरे स्टेट्स में भी वैसी डिफरेंट सिटीज़ में चैप्टर्स लगाने का प्रयास कर रहा है। अभी तो नाउ वी फिनिश्ड कवर्ड एंटायर स्टेट्स, राइट, एंड इवन वी हैव रीच्ड लेह लद्दाख भी हम पहुंच गए हैं। अभी जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट तो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद में नेक्स्ट सिटी वाइज वी वांट टू एक्सपैंड। सो बिकॉज अपना पॉपुलेशन को जो है, ये कितना काम है, बड़ा काम है, 25% ऑफ द पॉपुलेशन है। और 25% पॉपुलेशन सब नया जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन वाला को हैंड होल्डिंग का सपोर्ट बहुत ही रहना चाहिए। पॉलिसी सपोर्ट रहना चाहिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहना चाहिए, नेटवर्क रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करने का चाहिए, फाइनेंशियल लिंकेजेस चाहिए। तो ये पूरा सुविधा करने के लिए डिक्की का जो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स है वो काम कर रहे हैं। यस, तो डिक्की आपके हर मोड़ पे, हर वक्त पे आपको सपोर्ट करेगी। अलग अलग सेंटर्स भी है, डिक्की की वेबसाइट भी है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे रवि नारद जी। मुझे लगता है आज की सर की बातें काफ़ी इंस्पायरिंग रही हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि किस तरह से उन्होंने अपना जो मकाम था ज़ीरो से हीरो बने हैं। काफ़ी गरीबी से आके काफ़ी बातें सीख कर जो है उन्होंने अपना एक अच्छा मकाम हासिल किया है। तो सर, आप हमारे बीच में हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ में वनजाक्षी मैम भी हैं, आपका स्वागत है मैम। सर के साथ साथ मिलके मैम भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी अच्छा एक मकाम मैम ने भी हासिल किया। और ये अच्छी बात है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक एंटरप्रेन्योरशिप में है, बिजनेस में है। तो ये मुझे लगता है इंस्पायरिंग भी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी कम मौके होते हैं, जनरली नहीं मिलता इस तरह का देखना। तो आप में कैसे इंस्पिरेशन आई, या आपने इनको इंस्पायर किया या इन्होंने आपको इंस्पायर किया, कैसे इंस्पिरेशन आया आप में? डेफिनेटली उन्हें से मुझे मिला और इंस्पिरेशन, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरे जॉब वाले लोग हैं। मेरे पापा हेडमास्टर थे, मेरे भाई लोग सब गवर्नमेंट जॉब्स करते थे। तो जब मेरी शादी हुआ तो इन्होंने टोटली वाज इनटू बिजनेस। तो मुझे बहुत डर लगता था एक्चुअली, टेकिंग रिस्क एंड ऑल। हाँ, तो बट ही कन्विंस्ड मी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मैं स्टार्ट करी पहले पार्लर से। सो आई हैड सम टाइम इन बिटवीन माय पीजी। सो वो 6 महीने में पार्लर का कोर्स सीखी हूँ। फिर उन्होंने मेरा पूरा पार्लर डिजाइन किए, एंड आई स्टार्टेड माय वर्क देयर फॉर 5 years। देन सर पॉलिटिकली बिजी होने के बाद थोड़ा घर में वो सब देखने के लिए मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता था। सो आई जस्ट स्टॉप दैट। देन आई वाज लुकिंग इनटू हिज कंस्ट्रक्शन बिजनेस। सो पेपर वर्क्स कुछ भी रहो, घर में बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं निकलती थी। आई वाज एट होम एंड डूइंग माय वर्क। बट वंस दे हैव ग्रोन,
उसके बाद में मुझे टाइम मिला तो आई वॉज स्लोली कमिंग टू डिक्की। ओके, यस। अच्छा, तो ऐसा आते आते 1 ईयर पूरा मैं थोड़ा ऑब्जर्व करी हाउ पीपल आर कमिंग, व्हाट देयर आइडियाज एंड हाउ सर इज टेलिंग अबाउट दैट एंड क्या एडवाइस दे रहे थे, वो सब मैं थोड़ा ऑब्जर्व करती थी। तो दैट्स हाउ स्लोली मैं स्टार्ट कर ली हूँ, आई शुड आल्सो डू समथिंग। वाह। देन आपने अभी जो आप इसमें हैं ऑनलाइन सुपरमार्केट में आई हैं, तो ये कैसे आपको लगा कि इसमें आपने जाना चाहिए कि ये भी एक नया इनोवेटिव आइडिया थी? एक्चुअली बड़ा बिजनेस तो इसमें है, इट्स अ वॉल्यूम बिजनेस सुपरमार्केट्स में, स्पेशली हम लोग ग्रॉसरी में है। अच्छा। इट इज नॉट दैट द होल सुपर मार्केट, बट जो ग्रॉसरी डे टू डे नीड्स जो है, लाइक दाल, रॉ राइस, वॉट एवर इट इज, वो जो डेली यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे। दैट इज एनीबडी इज बोलते एवरी डे वो सब होना ही चाहिए। बट वो ऑनलाइन ही होता है पूरा? ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। दोनों तो भी इसके लिए एक मॉडल बना है। जैसा अभी एक गृहिणी है घर में, सो शी इज अ होम मेकर, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन जाने के बाद, बच्चे जाने के बाद उनको बहुत टाइम मिलता है 3-4 बजे तक, 9 बजे से या 10 बजे से। सो आइडली सिटिंग एट होम इज नॉट करेक्ट, व्हाट आई फील। राइट। तो क्वालिटी टाइम को यूज़ करने के लिए टाइम शुड बी क्वालिटेटिवली यूज्ड। तो वो थोड़ा मेरे माइंड में था, एंड सर के सपोर्ट से क्या हुआ, उनका जब आई वॉज टेलिंग ऑल दिस एंड देन ही गॉट एन आइडिया, ऐसा करे तो भी अच्छा है। देन ये जो मॉडल है घर में भी कर सकते हैं। so, उनका छोटा सा रूम में भी वो ग्रॉसरीज लगा के, और आजू बाजू के फ्रेंड्स ही बस है उनको, वही उनका 100 कस्टमर्स रहे तो आई थिंक शी कैन रन द बिजनेस प्रॉपर्ली इफ शी हैज अ गुड क्वालिटी ऑफ ग्रॉसरीज। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एक अभी ट्रायल बेसिस में एक 8 स्टोर स्टार्ट कर दिए, एंड वी आर हैविंग दैट फीडबैक नो, एंड द क्वालिटी इज वेरी गुड एंड दे आर गेटिंग अ गुड फीडबैक फ्रॉम दैट साइड आल्सो फ्रॉम द कस्टमर्स। या दिस इज सो ऐसा कर रहे हैं अभी तो। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सर के सपोर्ट से मैम ने भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, बिजनेस स्टार्ट किया है और अच्छे से रन भी हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या सोचते हैं और किस तरह से एक्सपांड करना चाहेंगे अलग अलग तरीकों से? एक्चुअली बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, सो दैट वे वी वांट टू मोटिवेट देम एंड गेट ओरिएंटेड विद आवर क्लासेस एट डिकी। तो थोड़ा उनको ना, नॉट ओनली दिस, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स एट होम। अभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत चांसेस है वुमेन करने के लिए, स्मॉल थिंग्स बट इट गिव्स अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि अभी वुमेन आर टैलेंटेड इन ऑल द वेज, नॉट ओनली जस्ट या कुछ सिलाई में या ऐसा नहीं है, आजकल दे आर ऑल्सो एजुकेटेड। तो उसके हिसाब से आई थिंक दे कैन ऑल्सो गो इन टू द मैन्युफैक्चरिंग साइड। अगर अच्छा चांस मिले तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो स्प्रेड आउट वेरी वेल इन ऑल द स्फीयर्स। यस। तो मैम ने कहा है कि अच्छा चांस मिले तो हर कोई जो गृहिणी है जो एक ना क्वालिटी टाइम जो है बिजनेस में लगा सकती है। उस तरह के आइडियाज़ भी वो डेवलप कर रहे हैं, उस तरह से कंसेप्चुअलाइज भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पूरी तरह से बिजनेस को समर्पित हैं और नए तरीक़ों से आगे जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो गृहिणियाँ भी देख रही होंगी, उनके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग ये बात हो सकती है और आपसे भी इंस्पिरेशन लेके वो भी आगे आएगी और डेफिनेटली आप भी उन्हें मार्गदर्शन करते रहें, यही उम्मीद करते हैं। आप हमारे बीच में और हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।